अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमने इससे पहले डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया हाउ टू डिराइव डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। आज हमारा मकसद क्या है, हमें क्या डिस्कस करना है, इन डायमेंशंस की क्या यूजेस है, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहली जो एप्लीकेशन है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टू डिराइव टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ ए टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, यानी कि डायमेंशंस को यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अगर हमें पता है कि वो वाली क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो हम आसानी से उस क्वांटिटी का फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस। ओके, तो हम दो तीन एग्जांपल्स लेंगे आज के लेक्चर में और आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, सो वी विल स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशंस। मैंने कहा हम किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि वो क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends on time period of simple pendulum depends on किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन नंबर फर्स्ट mass of bob of pendulum mass of bob of pendulum पहली बात। ठीक, नंबर सेकंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ठीक, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम। एंड नंबर 3 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मेंशन करके क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ derive the expression of time period of pendulum time period of pendulum time period of pendulum using
method of using method of dimensions, using method of dimensions। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड कर रहा है नंबर फर्स्ट length of mass of bob of pendulum, number second length of pendulum, and number 3 acceleration due to gravity। okay, and हमारे पास क्वेश्चन है कि derive the expression of time period of simple pendulum using method of dimensions। okay, अब देखिए जो मास है ऑब्वियसली ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट होगा, लेंथ जो है l से रिप्रेजेंट होगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो स्मॉल g से रिप्रेजेंट होगी। तो हम लिखेंगे आंसर हमारा स्टार्ट होगा ऐसे कि ये जो फैक्टर्स ये वही से मेंशन करके हैं, तो हम लिख सकते हैं कि t जो है टाइम पीरियड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किन पे डिपेंड करता है, नंबर फर्स्ट मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम, यानी कि हम लिखेंगे m raised to power a, फिर नंबर सेकंड लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी कि l raised to power b, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g से रिप्रेजेंट होती है g raised to power c। ओके, तीनों फैक्टर्स आ गए ना, यहां से आ गया टाइम पीरियड, ये है मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब a b c क्या है, ये तो पावर्स हैं किसके, a है किसका पावर m का, b किसका है l का, और c किसका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो हमें बेसिकली यही कैलकुलेट करना है कि वैल्यू ऑफ a b c क्या आएगा और उसी से हमारी फॉर्मूला बनेगी। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि t जो है इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, फिर यही लिखेंगे m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b एंड g रेज टू पावर c। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 where k जो है k is dimensionless constant, k की कोई डायमेंशंस नहीं है, k is dimensionless constant, k क्या है dimensionless constant। ओके ठीक, तो कैसे हमने शुरुआत की, जो तीन फैक्टर्स यानी कि क्वेश्चन में मेंशन करके होता है कि वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जो हमें डिराइव करनी है, जिसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वही हमने यूज किया। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पे, लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b एंड g रेज टू पावर c, और t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ठीक है ना, where k जो है k is dimensionless constant। ओके, तो इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे इसके बाद कि अप्लाइंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसके दोनों साइड पे हम डायमेंशंस लगाएंगे। ठीक, तो राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे क्या है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के डायमेंशंस क्या आएंगे, वेरी गुड, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0 एंड t रेज टू पावर 1, ये तो लेफ्ट साइड पे है ना। ठीक, इज इक्वल टू तो राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे सबसे पहले k है, लेकिन k तो डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। उसके बाद क्या है m मास है, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्वियसली इट इज m रेज टू पावर 1, और यहां पे हमने होल क्या माना है इसको, इट इज होल रेज टू पावर a। then we have length l, so it is only l raised to power 1, तो whole raised to power b। ठीक, whole raised to power b। फिर क्या है, फिर है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है l1 t minus 2, ये तो एक्सेलरेशन है ना, whole raised to power c। ठीक, तो अब हमें आएगा m raised to power 0, l raised to power 0, t raised to power 1, it is equal to, यहां से देखिए अब m एक ही है इसमें, so it's m raised to power 1 into a, ये हो गया m raised to power a। ठीक, m raised to power a, फिर l, यहां का l raised to power 1 into b कितना आ गया b, और इधर l का पावर क्या है c, l raised to power b plus c।
ओके देखिए ना, यहां l का पावर 1 इंटू बी हो गया b, यहां l का पावर 1 इंटू सी हो गया c, तो बेसिस ऑफ सेम पावर्स ऐड हो गए, यहां l रेज टू पावर b, यहां l रेज टू पावर c, तो आएगा l रेज टू पावर b प्लस c। फिर है t टाइम, t रेज टू पावर यहां का -2 इंटू सी, सो t रेज टू पावर -2c। ओके, ये हो गए लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस, ये हो गए राइट हैंड साइड के। अब अगर ये एक ट्रू है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है हमें आएगा, अगर ये इक्वेशन जो है ये करेक्ट है, इसका मतलब क्या आएगा कि m रेज टू पावर a, इसमें m का पावर क्या है a, यहां m का पावर क्या है 0, सो m रेज टू पावर a इज इक्वल टू m रेज टू पावर 0। लेफ्ट साइड राइट साइड पे क्या है m रेज टू पावर a, लेफ्ट साइड पे क्या है m रेज टू पावर 0, सो m रेज टू पावर a इज इक्वल टू m रेज टू पावर 0, इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा क्या है, हाँ यहां पर क्योंकि इसमें b प्लस c है, इसमें खाली c ही है, तो दूसरा हम यूज करेंगे t रेज टू पावर -2c, ये वाला t रेज टू पावर -2c, इट इज इक्वल टू t रेज टू पावर 1, ठीक, सो इट इंप्लाइज दैट -2c इज इक्वल टू 1 है ना, ये वाला -2c इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स दैट c बराबर आ गया -1/2, c किसके बराबर आ गया -1/2। और लास्ट पे हम क्या यूज करेंगे फिर b प्लस सी, और यहां पे क्या है 0, यानी कि हमें है l रेज टू पावर b प्लस सी इज इक्वल टू l रेज टू पावर 0, तो इट इंप्लाइज दैट कि b प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स b इज इक्वल टू -c, b किसके बराबर आ गया -c, लेकिन c का वैल्यू क्या है -1/2, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2। देखो b है -c के बराबर, लेकिन c खुद -1/2 है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो b इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमें तीनों के वैल्यूज मिल गए, किस किस के, a का वैल्यू क्या आ गया 0, b का वैल्यू क्या आ गया 1/2, c का वैल्यू है -1/2। आप यहां तक नोट कीजिए पहले, ओके। तो हमने क्या किया, हमने जब डायमेंशंस अप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स और हमने इसको सॉल्व किया, तो हमें मिला a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू -1/2। ओके, a इज इक्वल टू 0 मिला हमें, b किसके बराबर आ गया, वेरी गुड, b इज इक्वल टू 1/2 और c किसके बराबर आ गया, c आ गया -1/2 के बराबर। चलिए मैं यहां पे लिख कर रखता हूं, हमें मिला a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू -1/2। अब ये तीन वैल्यूज हम वापस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू k m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1/2 एंड g रेज टू पावर -1/2। अब m रेज टू पावर 0 मतलब इट इज 1 है ना, हो गया m रेज टू पावर 0 जो आ गया, ये फैक्टर जो 1 के बराबर आ गया, तो इसलिए मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, जिसका पावर 0 है इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट फैक्टर। तो t इज इक्वल टू k। अब यहां पे देखिए रेज टू पावर 1/2 हम ऐसा लिख सकते हैं, l डिवाइडेड बाई g अगर हम लिखें, देखो इधर पावर क्या है 1/2, इसका पावर क्या है -1/2, इट मींस ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो इट इज l डिवाइडेड बाई g और होल रेज टू पावर आ जाएगा 1/2 आएगा ना। l यहां का l का पावर क्या था 1/2, g का पावर क्या है -1/2, सो इट इज l डिवाइडेड बाई g होल रेज टू पावर 1/2। और यू कैन आल्सो राइट t इज इक्वल टू k, अब होल रेज टू पावर 1/2, देखिए जो रेज टू पावर 1/2 होता है इसका मतलब है ये रूट है, स्क्वायर रूट, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g।
सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसमें एक चीज जो है दैट इज द के जो है ये कांस्टेंट है। अगर आपको इन कांस्टेंट्स का वैल्यू पता है तो आप लिखो, नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने दो, सिंपल इट इज करेक्ट। बट यहां पे जो एक्सपेरिमेंट के जो है ना, we cannot calculate the value of k using the dimensions, but यहां पे k ये experimentally calculate किया जाता है। k का वैल्यू experimental वैल्यू होता है 2 pi। so finally we can write कि t बराबर आएगा 2 pi under root l by g। so this is the expression of time period of simple pendulum finally। बट अगर आपको k का वैल्यू नहीं भी पता है तो सिर्फ आप यहां तक लिख के रखिए t is equal to k under root l by g। हाँ, k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2 pi है, so we can write t is equal to 2 pi under root l by g। so in this way we have derived the expression of time period of simple pendulum। ओके, तो हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आप पहले इसको नोट कीजिए, ठीक। अब एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं यहां पे, वो हम करेंगे related to centripetal force। now we know that what is centripetal force, very good। centripetal force is force required to keep a body moving in a circular path। okay, तो सर्कल में मूव करने के लिए किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स चाहिए, ठीक, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमें फॉर्मूला जो है डिराइव करनी है। तो फिर से हम वही लिखेंगे पहले कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो हम लिखेंगे द सेंट्रीपिटल फोर्स, द centripetal force acting on a body depends on, या हम ऐसा लिखेंगे acting on a body moving in a circular path, moving in a circular path, in a circular path depends on ठीक, नंबर फर्स्ट, मास ऑफ बॉडी, किस पे, मास ऑफ बॉडी। नंबर सेकंड, यहां पे लिखते हैं नंबर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। नंबर सेकंड किस पे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, velocity of body। and number third, radius of circular path, किस पे, radius of circular path, radius of circular path। okay, रेडियस ऑफ सर्कुलर। तो तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है, किस पे, मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब क्वेश्चन क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। वही क्वेश्चन है कि डिराइव, वेरी गुड, डिराइव एक्सप्रेशन, expression of centripetal force, derive expression of centripetal force using method of dimensions। चलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है,
अब पता ही आपको कि यहां पे हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ डायमेंशंस। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड करती है किस पे, मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और हमें क्या बताना है कि वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वेरी गुड, हम आंसर यहां पे लिखेंगे, शाबाश। कैसे लिखेंगे, यही जो फोर्स है F, अब किन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर फर्स्ट मास ऑफ द बॉडी, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a। वेरी गुड। उसके बाद नंबर सेकंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि v रेज टू पावर b। एंड देन वी हैव velocity raised to power b। और उसके बाद क्या है, then we have radius of the circular path, यानी कि r raised to power c। ठीक हो गया, f directly proportional to m raised to power a, v raised to power b, r raised to power c। ओके, तो फिर से हम लिखेंगे कि f is equal to some constant k, फिर से m raised to power a, v raised to power b and r raised to power c। keep this equation number 1 where k is dimensionless constant। k क्या है, dimensionless constant। फिर से वही बात, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो अप्लाइंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे हम क्या अप्लाई करेंगे, डायमेंशंस। ठीक, तो डायमेंशंस अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेरी गुड। तो लेफ्ट साइड पे क्या हमारे पास है, लेफ्ट साइड पे क्या है, ऑन लेफ्ट साइड वी हैव फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m raised to power 1, l raised to power 1 and t raised to power -2। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, f raised to power 1, l raised to power 1, t raised to power -2। हो गया लेफ्ट साइड पे। तो राइट साइड पे आइए, तो राइट साइड पे क्या है, सबसे पहले k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k का कोई डायमेंशन नहीं है। फिर क्या, m तो मास है, ऑब्वियसली इट इज m raised to power 1 होल रेज्ड टू पावर a। ठीक, फिर v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, वेरी गुड, वेलोसिटी के लिए क्या होता है, l रेज्ड टू पावर 1, t रेज्ड टू पावर -1 होल रेज्ड टू पावर b। फिर r क्या है, r तो रेडियस है, तो रेडियस के लिए भी आएगा l रेज्ड टू पावर 1 होल रेज्ड टू पावर c। चलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हमें क्या है, ऑन लेफ्ट साइड वी हैव फोर्स F1 L1 T -2, ऑन राइट साइड K is dimensionless constant, then we have m mass यानी कि m raised to power 1, then we have velocity L1 T -1, then we have our radius L1 whole power क्या है, ABC। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m raised to power 1, l raised to power 1, t raised to power -2 it is equal to, ठीक, किसके बराबर है, यहां देखिए m 1 into a हो गया m raised to power a। ठीक, m raised to power a। अच्छा, यहां पे l का पावर क्या है, b, यहां पे l का पावर क्या है, c, तो इट इज l raised to power b plus c, l raised to power b plus c। then we have t raised to power -b, then we have t raised to power -b। चलिए जी, ठीक, एक बार और चेक कर लीजिए, यहां m का पावर क्या है, a, m raised to power a, l यहां का क्या है, l यहां क्या है, l यहां पे है b, और यहां पे क्या है c, l raised to power b plus c। फिर यहां पे t क्या है, -b। ओके, अब इक्वेट कीजिए, वेरी गुड। तो हमें m raised to power a, राइट साइड पे क्या है, m का पावर a, लेफ्ट साइड पे क्या है, 1, सो इट इज m raised to power a इट इज इक्वल टू m raised to power 1। इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे इसका मतलब है कि a जो है, a is equal to 1, a is equal to 1। अब जरा यहां पे देखिए, t और t को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो t और t को कंपेयर करेंगे, तो t raised to power -b इट इज इक्वल टू t raised to power -2। चलिए ठीक, तो यहां से क्या मिल गया, यहां से हमें मिला कि -b इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो इट मींस b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2। चलिए अब थर्ड, यहां पे क्या है, l रेज टू पावर b प्लस c, l रेज टू पावर b प्लस c इट इज इक्वल टू l रेज टू पावर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, b प्लस c, b
प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो हमें वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, बी का। तो बी का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें बी आ जाएगा 1 माइनस, सॉरी सी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सी मिल जाएगा 1 माइनस बी। सी किसके बराबर आएगा, 1 माइनस बी। सो इट इज सी इज इक्वल टू 1 माइनस बी। सो इट इज 1 माइनस 2, यानी कि C जो है C बराबर आ गया -1 के। C किसके बराबर आ गया, -1 के। तो तीनों चीजें हमें मिल गई। A किसके बराबर 1, B किसके बराबर 2, C किसके बराबर -1। यहां पे लिखेंगे शाबाश, A बराबर 1, B बराबर 2, C किसके बराबर, C बराबर -1। चलिए ये वैल्यू वापस पुट कीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा f इज इक्वल टू के m रेज टू पावर a का वैल्यू क्या है 1, v रेज टू पावर b का वैल्यू क्या है 2, ठीक, और r रेज टू पावर c का वैल्यू क्या है -1। तो यानी कि f बराबर के m फिर v स्क्वायर और डिवाइड बाय आ जाएगा r। तो दिस इज द फॉर्मूला। और डिवाइड में क्यों लिया, बिकॉज इट इज r रेज टू पावर -1, इट इज r रेज टू पावर -1, तो डिवाइड बाय आ गया r। ये मिल गया हमें फॉर्मूला, f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर बाय r। ओके, अब यहां पे जो k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 1 है। k का वैल्यू क्या है, यहां पे k का वैल्यू 1 है। सो यू कैन राइट सिंपली f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक, k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है यहां पे 1, तो आप फाइनली लिख सकते हो सिंपली वी कैन राइट, आप इसको पहले नोट कीजिए। तो आप फाइनली लिख सकते हो कि f जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एक्सप्रेशन है, इट इज f इज इक्वल टू सिंपली, क्योंकि k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो ढूंढा गया वो 1 के बराबर, तो k को अगर आप 1 के बराबर पुट करते हो, सो k जो है k इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है f जो बराबर आ गया इट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये हमें मिल गया फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, चलिए शाबाश। क्या करना होता है, अगर आपको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो उसका फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशनल्स। ठीक, तो अभी आप क्वेश्चन एक लिखिए लास्ट पे, एक और क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे। क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी, देखना क्वेश्चन इस तरह से है, the frequency of vibrations, in a stretched string the frequency of vibrations in a stretched string depends on number first है length of string, किस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करती है। नंबर सेकंड
नंबर सेकंड जो ये है डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी, चलिए मैं यहां पे लिखूंगा, हाँ नंबर सेकंड हम लिखेंगे इसको, नंबर सेकंड ये डिपेंड करेगी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड नंबर थर्ड ये डिपेंड करती है टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, टेंशन प्रोड्यूस्ड, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। ठीक, तो हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, इसको अगर हम थोड़ा सा इसमें जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी तो उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो किन पे डिपेंड करती है, नंबर फर्स्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, नंबर सेकंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड नंबर थ्री टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। तो हमें बताना है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड expression of, find expression of frequency okay of vibrations, of vibrations in the string, वाइब्रेशंस। ओके, तो हमें इनकी फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला जो है बेसिकली वो हमें डिराइव करना है, वो किसके बराबर है। तो चलिए हम आंसर अपना लिखेंगे, आंसर लिखेंगे फिर से वही कि यहां बोला गया फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड करती है, तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि एल रेज टू पावर ए, L raised to power A। नंबर सेकंड मास पर यूनिट लेंथ, अब ये मास नहीं है, इट इज बेसिकली M by L, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। बेसिकली जो मास पर यूनिट लेंथ है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, म्यू ये होता है टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, M1 L-1। तो यहां पे हम पहले लिखेंगे इट इज म्यू रेज टू पावर B, then we have tension produced in the string, that is T raised to power C, T raised to power C। तो हम लिख सकते हैं कि F जो है it is directly proportional to, sorry it is F जो है F, now it is equal to frequency, it is equal to some constant K, dimensionless constant K, then L raised to power A, mu raised to power B and T raised to power C। अगेन इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे हम, चलिए इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो फिर से वही करेंगे, अप्लाइंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करेंगे, डायमेंशंस। तो यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 1/T, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, वेरी गुड, M0 L0 T-1। तो यहां पे हम लिखेंगे M0 L0 T-1 है ना, ये फ्रीक्वेंसी के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या है, T raised to power -1, इट इज इक्वल टू, तो ये तो K तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला आएगा नहीं, तो यहां पे आ गया ये तो लेंथ है ना, ये वाला, ये L तो लेंथ है, तो इसलिए L raised to power 1 रखेंगे, होल raised to power A। फिर क्या है, म्यू, म्यू इज मास बाय लेंथ, यानी कि M1 L-1 whole raised to power B, then we have T, टेंशन। अब ये T क्या है, ये तो टाइम नहीं है ना, ये टेंशन है, टेंशन होता है फोर्स, है ना, बेसिकली ये जब हम किसी भी चीज के ऊपर स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एक फोर्स डेवलप होता है, दैट इज द टेंशन। तो टेंशन का फोर्स वाला फॉर्मूला आएगा, यानी कि M1 L1
टी माइनस टू होल रेज टू पावर सी। ओके, समझ आ रहा है? तो यहां पे हमें था m0 l0 t माइनस वन, फ्रीक्वेंसी के बदले के तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, l इज लेंथ तो आ गया l रेज टू पावर 1, म्यू इज मास बाय लेंथ आ गया m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर माइनस 1 एंड t इज द टेंशन। इसको फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t माइनस 2। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां से ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव m0 l0 t माइनस 1, इट इज इक्वल टू, यहां देखोगे L का पावर तो A है, इसमें L का पावर माइनस B आएगा, यहां पे यहां पे L का पावर C आएगा। सो वी कैन राइट इट इज नाउ L रेज टू पावर, यहां आ गया A, ओके, इधर हो गया माइनस B और यहां हो गया C। ठीक, फिर क्या है? फिर हमें बचता है यहां पे टाइम, सॉरी पहले हमें M का लिखना था, सॉरी पहले हम m का लिखना है। m, इधर m का पावर क्या है? b, इसमें m का पावर क्या है? c, सो इट इज m रेज टू पावर b प्लस c, m रेज टू पावर b और यहां m का पावर क्या है? c, m रेज टू पावर b प्लस c। फिर है l का पावर क्या है? यहां पे a, इधर है माइनस बी और इधर है प्लस सी, प्लस आ गया सी। फिर है टी, टी का पावर क्या है? टी यहां तो है नहीं, यहां टी का पावर है माइनस 2c। ठीक, एक बार और चेक कीजिए, यहां फ्रीक्वेंसी है m0 l0 t माइनस 1, देन वी हैव लेंथ, तो लेंथ रेज टू पावर 1, फिर हमें क्या है? फिर है हमें मास बाय लेंथ म्यू, तो इट इज m1 l माइनस 1। फिर है t, इट इज द टेंशन, इसमें फोर्स वाले डायमेंशन फार्मूला आएगा m1 l1 t माइनस 2 होल रेज टू पावर c। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? अब यहां पे देखोगे इसमें m का पावर क्या है? b, इधर m का पावर क्या है? c, सो इट इज m रेज टू पावर b प्लस c। फिर यहां पे लेंथ है l रेज टू पावर a, इधर है l रेज टू पावर माइनस b, यहां है l रेज टू पावर c, तो हो गया l रेज टू पावर a माइनस b प्लस c। फिर है हमारे पास t है माइनस 2c। ओके, तो आगे हम लिखेंगे, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए सबसे पहले अगर यहां का t और यहां का t कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा t रेज टू पावर माइनस 2c, इट इज इक्वल टू t रेज टू पावर माइनस 1, है ना? तो इसका मतलब है माइनस 2c इट इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, तो इट मीन्स दैट कि c जो आपको मिल गया, c आपको आ गया 1/2। c किसके बराबर आ गया? 1/2। अब ये c के वैल्यू हम यहां पे यूज करेंगे ताकि हमें b का वैल्यू मिले। अच्छा, इधर m का पावर क्या है? b प्लस c, इधर m का पावर क्या है? 0। सो वी कैन राइट m रेज टू पावर b प्लस c, इट इज इक्वल टू m रेज टू पावर 0। तो इसका मतलब है b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू माइनस b, यानी कि और वी कैन राइट b इज इक्वल टू माइनस c। ठीक, b इज इक्वल टू माइनस c, लेकिन c किसके बराबर है? 1/2। इसका मतलब है b हमें मिल गया माइनस 1/2। b किसके बराबर आ गया? माइनस 1/2। अब थर्ड क्या रहता है हमें? l। चलिए आप यहां तक नोट कीजिए, पहले आप यहां तक नोट कीजिए। ठीक, अच्छा l के लिए क्या करेंगे? अब हम यहां के इन पावर्स को कंपेयर करेंगे, यहां और यहां। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहां पे क्या था? l रेज टू पावर, तो यहां पे हम लिखेंगे l रेज टू पावर a माइनस b प्लस c
इट इज इक्वल टू, यहां पे एल का पावर तो जीरो था, लेफ्ट साइड पे एल का पावर क्या था, जीरो, तो हमें मिल गया इट मीन्स दैट ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे देखोगे आप, हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए का, और वी कैन राइट ए माइनस, अच्छा बी का वैल्यू क्या हमें मिला, बी का वैल्यू हमें आ गया -1/2 और प्लस सी का वैल्यू क्या है हमें, सी का वैल्यू क्या है हमें, वो तो 1/2 है, इट इज इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया तो चलिए हम यहां पे सॉल्व करके रखेंगे इसको, इस टाइप पे सॉल्व करते हैं हमें। शाबाश, तो हमें आ गया ए, देखिए आप ए, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, ए प्लस 1/2 फिर से प्लस 1/2 इट इज इक्वल टू 0, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया, ये तो 1 के बराबर आ गया। a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट कि a जो है, a इज इक्वल टू -1, a किसके बराबर आ गया, -1। अच्छा हम तीन वैल्यूज क्या क्या हमें आए थे, a हो गया -1, तो b किसके बराबर आया था, वेरी गुड, b हमें आया था -1/2, और c किसके बराबर आया था, c बराबर आया था 1/2। तो ये तीन वैल्यूज हम इक्वेशन इसमें यूज करेंगे, किस इक्वेशन में, वापस इक्वेशन नंबर 1 में जब हम यूज करेंगे ये तीनों वैल्यूज, तो हमें आएगा, हमें मिलेगा f इज इक्वल टू के एल रेज टू पावर, ओके, एल रेज टू पावर हो गया, ए का वैल्यू क्या है, -1, एल रेज टू पावर -1, फिर क्या है म्यू रेज टू पावर -1/2, फिर क्या है टेंशन यानी कि टी रेज टू पावर सी का वैल्यू क्या आ गया, यह आ गया 1/2। ओके, तो हम लिख सकते, चलिए यहां पे लिखते हैं, ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे f इज इक्वल टू के, तो ऐसे ही रहेगा, तो हमें आ जाएगा, देखिए एल रेज टू पावर -1 यानी कि डिवाइड में चला जाएगा, म्यू रेज टू पावर 1/2 ये भी डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें खाली यहां पे रहेगा टी रेज टू पावर 1/2 और डिवाइड में आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एल, क्योंकि एल रेज टू पावर -1 है और यहां म्यू है, और म्यू रेज टू पावर 1/2 ये डिवाइड में चला गया। अच्छा इसके ऊपर भी रेज टू पावर 1/2 है, टी के ऊपर भी 1/2 है, म्यू के ऊपर भी 1/2 है, तो इसका मतलब ये दोनों रूट पे आ जाएंगे, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू के, फिर यहां पे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा एल, और यहां बन जाएगा अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक। तो ये मिल गया आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई के इंटू, ऐसा भी लिख सकते हैं के इंटू 1/L देन अंडर रूट टी बाई म्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग, ये L है यहां पे। अब हाँ, अगर आपको चाहिए लिखना कि इसका k का वैल्यू, सो इट इज 1/2, k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहां पे जो है, k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहां पे 1/2 है, तो फाइनली हम ये भी लिख सकते हैं कि आपको जो फ्रीक्वेंसी का फाइनल फॉर्मूला मिलेगा, आप लिख सकते हो f इज इक्वल टू यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है, f इज इक्वल टू अगर आप k का वैल्यू 1/2 यूज करोगे तो आपको मिलेगा फाइनल वैल्यू f इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट t बाई म्यू। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। सो इस तरह से हमने क्या डिराइव किया, फ्रीक्वेंसी यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस
in a stretched string. T होता है टेंशन, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ एंड एल इज द लेंथ. ओके, सो आई होप कि आपने आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस को अंडरस्टैंड किया होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन और ए फॉर्मूला. थैंक यू वेरी मच.